नमस्कार। आज एक कहानी बताते हैं कि भाग्य की रोटी की किस्मत जो है सबकी अलग अलग होती है। ध्यान से सुने और अंत तक सुने ताकि कहानी का जो रिजल्ट है वो समझ में आ जाए। कहते हैं कि एक महेंद्र सिंह नाम का राजा था। महेंद्रगढ़ का राजा बहुत ही योद्धा बलवान था और अहंकारी भी था। उसके एक रानी थी और 7 बेटियां थी। और जब वह दान पुण्य भी लोगों के सामने करता था तो एक दिन राजा के मन में ये बात सूझी कि आज मैं इस बात की परीक्षा लेता हूँ कि कौन आदमी किसके भाग्य की खाता है। राजा को अपने भाग्य पर बहुत गरूर था कि जो मेरा भाग्य है वो अच्छा है और सभी लोग मेरी भाग्य की रोटी खाते हैं। तो सबसे पहले राजा ने अपने वजीर से पूछा कि वजीर, मुझे ये बताओ कि आप किसके भाग्य की रोटी खाते हो। तो वजीर साहब बड़े चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हजूर साहब, आपका भाग्य है तो हमारा सौभाग्य है। तो राजा जो है खुश हो गया और उसके मन को बड़ी शांति सी मिली। फिर राजा अपनी पत्नी के पास पहुंचा, रानी के पास पहुंचा। बोला, रानी, मुझे एक बात बताओ कि आप किसके भाग्य की रोटी खाते हो। तो रानी ने 1 मिनट सोचा और कहा कि हजूर बादशाह, आपका भाग्य है अच्छा है तो आपके भाग्य की रोटी खाते हैं। आप के कारण मुझे रानी कहते हैं, यही मेरा सौभाग्य है। तो राजा ने उसे गले लगाया और अच्छा कहा और खुश हो गया। फिर राजा ने अपनी लड़कियों से यही बात पूछनी चाहिए। तो 7 लड़कियां थी। तो पहले उसने अपनी लड़की से पूछा कि बताओ बेटी, आप किसके भाग्य की रोटी खाते हो। तो बड़ी लड़की ने भी अपनी माता की तरह यानी रानी की तरह ही कहा कि पापा जी, आप राजा हो, आपके भाग्य की हम रोटी खाते हैं और आपके भाग्य के कारण ही हम ऐश लेते हैं, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ। फिर उसने दूसरी से पूछा तो उन्होंने भी राजा के भाग्य का बताया कि राजा के भाग्य की, आपके ही भाग्य की रोटी हम खाते हैं। इसी प्रकार दूसरी से पूछा, फिर तीसरी से पूछा, करते करते 7 से पूछा। तो अंतिम छोटी लड़की जो थी राजा की, फूलम कुमारी थी। तो बोला, बोल फूलम, आप बताओ मुझे कि आप किसके भाग्य की रोटी खाते हो। तो उस लड़की ने, फूलम ने सोचा, वो अति सुंदर भी थी, बुद्धिमान भी थी। उसने कहा कि पापा जी, मैं अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। कहता, अपने भाग्य की रोटी खाते हो। राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने बड़ा धैर्य रखा और सब्र का घूंट पिया। और राजा ने कहा, कहता, फूलम, आप दोबारा सोच लें कि आप किसके भाग्य की रोटी खाते हो। तो फूलम ने बताया कि पापा जी, सभी मनुष्यों का अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी किस्मत होती है और सभी लोग जो है अपनी किस्मत
में जो लिखा होता है वो ही खाते हैं। तो राजा का अब जो सब्र का बांध टूट चुका था, यानी धैर्य खो बैठा और आपे से बाहर हो गया। कहता मैं देखता हूं कि आप अपने भाग्य की खाते हो या मेरे भाग्य की रोटी खाते हो। अभी भी सोच लो, निर्णय बदल सकती हो आप। लड़की फूलम जो थी वो बड़ी निर्भीक थी, यानी हौसले वाली थी। वो घबराई नहीं और राजा से फिर पुनः कहा कि पापा जी, वैसे तो आप मेरे प्रिय पापा हो, आप मेरे जन्मदाता हो और आप ही मेरे रक्षक हो और आप ही मेरी परिवरिश करने वाले हो। लेकिन जो भाग्य है वो अपना अपना होता है, सभी अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, मैं भी अपने भाग्य की खाती हूँ। राजा ने अपनी रानी के आसपास बैठी हुई दासियों को बुलाया और कहा कि ये लड़की अपने भाग्य की खाती है, ऐसे करो, इसके जो राजसी वस्त्र हैं वो सारे वस्त्र उतार लो और इसको फटे पुराने कुचले कपड़े दासियों वाले पहना दो, नौकरों वाले कपड़े पहना दो और इसके आभूषण भी उतार लो। अब फूलम जो थी वो रोने लगी कि पापा जी, आप ऐसा ना करें, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरे पर दया करें। लेकिन राजा का क्रोध बढ़ता गया और राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, इसे अपने राज्य क्षेत्र से, यानी जहाँ तक अपना राज्य है उससे दूर पड़ोस के एक दूसरे राजा के जंगल में, दूसरे राज्य के जंगल में इसको छोड़ आओ। देखते हैं इसकी कौन रक्षा करता है और किसके भाग्य की रोटी खाती है। अब सैनिक मजबूर थे, वो नहीं चाहते थे कि कन्या के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लेकिन राजा बहुत क्रूर था और सैनिकों की हिम्मत नहीं थी किसी की कि राजा की बात को टाल दे। तो सभी सैनिक लड़की को एक गाड़ी में बिठा कर ले गए, दूर जहाँ तक राजा का राज्य था उससे दूर के जंगलों में, पड़ोस के जंगलों में छोड़ करके आ गए। अब लड़की भूख प्यास से व्याकुल थी, दुखी थी, लेकिन लड़की ने सोचा कि अब क्या होगा इस जंगल में। तो दूसरी तरफ से एक धर्म सिंह नाम का एक सेठ, जो विक्रम विराट के राज्य से बहुत सारा पैसा कमाई करके वापस लौट रहा था और काफ़ी इतनी ज़्यादा उसने व्यापार में पैसा कमाया था कि उसे खुशी थी कि अब मैं ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करूँगा। तो वो अपने साथ रथ और कुछ नौकरों को लेकर के आ रहा था। अचानक उसके रथ के सामने जो जंगल में छोड़ी हुई राजा की लड़की थी फूलम, वो बेहोश होकर के उसके रथ के सामने लगाओ, उसकी गाड़ी के सामने लगाओ, आगे गिर गई। तो नौकरों ने उसको उठाया, राजा भी उतर कर आया, क्योंकि राजा नहीं, सेठ उतर करके आया, क्योंकि नाम का ही वो धर्म सिंह था, धर्मात्मा था। तो उसने उस लड़की को देखा कि वस्त्र तो मेले कुचले थे, लेकिन नैन नक्श रूप से बहुत सुंदर थी और उसे याद आया कि ऐसी सुंदर इसी नैन नक्श की मेरी लड़की है फूलम। तो सेठ धर्म सिंह जी ने उस लड़की को अपने रथ में बिठा लिया और घर ले गया। जब रानी ने उस रथ में एक युवा लड़की को देखा जिसके कपड़े तो मेले कुचले पहने हुए थे, तो राजा ने सेठानी को बताया कि हे सेठानी, कि मुझे ये एक लड़की जो है रास्ते में मिली है, आप इसको नहलाओ धुलाओ, सुंदर कपड़े पहनाओ, ये अपनी लड़की फूलम जैसी है। अब
सेठानी ने उस लड़की को नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए और उसको कुछ होश आया तो धीरे सी सेठानी ने कहा कि हे सेठ जी, जब आप विजयनगर में व्यापार करने के लिए गए थे तो आपके जाने के 5 दिन बाद अपनी फूलम जो लड़की थी वो चल बसी थी, स्वर्गवास हो गई थी, इसलिए अपने अब कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने, राजा को इस बात का दुख तो हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन सेठ धर्म सिंह ने उस लड़की को अपनी लड़की ही मान लिया, क्योंकि उसकी शक्ल भी उससे मिलती थी और नाम भी उसका। जब पूछा उससे तो उसने बताया कि मेरा नाम फुलम है, तो उसने कहा भी मेरी ये फुलम ही आ चुकी है। और उससे ये भी पूछा कि आपको यहाँ कैसे इस तरह इस जंगल में आना हुआ, तो लड़की ने अपनी आप बीती कहानी बताई कि मैं एक राजा की लड़की हूँ और इस तरह से करके मुझे छोड़ दिया गया कि मैंने अपने भाग्य की किस्मत की रोटी खाने के लिए मेरे पिताजी से कहा। तो राजा जो थे मेरे पिताजी महेंद्र सिंह, वो नाराज हो गए और मुझे यहाँ छोड़ गए। तो समय बीतता गया, काफ़ी समय बीता, कई साल बीते, लड़की बड़ी हो गई। ज्यों ज्यों लड़की बड़ी होती गई वो रंग रूप में और भी निखरती गई। तो दूसरी तरफ उस शहर का जो राजा विक्रम विराट थे, उसने काफ़ी सारे राज्यों को, पड़ोसी राजाओं को जीत करके, और जो उनके छोटे छोटे शासक थे उनको जेल में बंद करके जुलूस के रूप में, यानी अपनी खुशी नगर में प्रकट करते हुए रथ के ऊपर पूरे शहर में घूम रहा था और जनता के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा हूँ। मैंने आस पड़ोस के सभी शासकों को जीत करके जेल में डाल दिया है, अब मेरा राज्य जो है सबसे बड़ा है। तो वो धर्मराज सेठ की गली से गुजर रहा था और वो विक्रम विराट अब लड़की का सेठ यानी अपने घर पर ही छत के ऊपर अपने बाल संवार रही थी। बाल इतने लंबे थे और वो अपने आप को निहार भी रही थी और उस जुलूस की तरफ उसकी नज़र पड़ी और खुदा कास्त भगवान ने ऐसा किया कि उस विक्रम विराट की भी नज़र उस लड़की पर पड़ी। लड़की अति सुंदर थी, उसका मन मोह लिया। तो विक्रम विराट ज्यों ही अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की किसकी है। अपने सैनिकों को भेजा, नौकरों को भेजा कि फलां घर के पास उस कोने में, उस गली में मकान है और वहाँ एक लड़की है, उसका पता करके आएं और उसका जो रिश्ते का हाथ भी मांग लिया जाए। तो नौकर गए धर्म सिंह सेठ के पास। धर्म सिंह सेठ को बताया कि विक्रम विराट जो राजा, उनके पिताजी भी राजा थे और लड़का भी इतना शक्तिशाली योद्धा है कि उसने सभी शासकों को पराजित करके उनको जेल में डाल दिया है और स्वयं एक चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है। तो आपकी लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है। तो सेठ को और सेठानी को भी खुशी की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर, लगन देख करके राजा को इनवाइट कर लिया कि आप शादी कर सकते हैं। तो बड़ी धूमधाम से सेठ धर्म सिंह ने शादी की और वो लड़की जो थी वो एक रानी के रूप में वहाँ रानी बन गई। अब समय बीतता गया, कहते हैं समय बहुत ही बलवान होता है। तो 1 साल के बाद रानी फुल्लम ने एक लड़के को जन्म दिया जो अति सुंदर था। तो राजा ने, विक्रम विराट ने
कहा कि हे रानी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ और मान सम्मान भी करता हूँ, और नारी का सम्मान करने हेतु आपको ये एक राय देता हूँ कि अपने पुत्र की खुशी में जितने भी कैदी हैं अपने बनाए हुए, आप उनको अपने हाथ से अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ भोजन और फल दान कर दें लड़के की खुशी में। तो रानी ने कहा ठीक है, दान कर देते हैं। तो राजा और रानी दोनों कैदियों के पास गए। रानी जो थी अपने हाथ से किसी कैदी को कपड़े, किसी को फल, किसी को फ्रूट, जैसी कैदी की स्थिति थी वैसे ही करती गई। तो उसने बीच में देखा कि उसका पिता महेंद्र सिंह जो महेंद्रगढ़ के राजा थे, उसको भी देखा, अपनी 6 बहनों को भी देखा, अपनी माँ को भी देखा, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन फुल्लम ने अपने माता पिता और बहनों को पहचान लिया। तो रानी ने राजा विराट को बताया कि लड़के की खुशी में हमने फ्रूट मिठाइयाँ बांटी। अब राजन, मेरी आपसे एक निवेदन है, अर्ज है कि आप लड़के की खुशी में आप इन सभी कैदियों को रिहा कर दें। तो राजा जो था रानी की बात को टाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दूसरा, राजा को रानी की बात बहुत अच्छी लगी कि रानी वास्तव में दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन रानी ने एक शर्त रखी कि आप जो महेंद्र सिंह कैदी है, उसकी पत्नी कैदी है, उसकी लड़कियां कैदी हैं, उनको एक बार आप मुझसे रिहा करने से पहले आप मुझे मिलाएंगे। और दूसरी, महेंद्र सिंह का जो राज्य है महेंद्रगढ़, उस प्रदेश को भी आप महेंद्र सिंह राजा को वापस करना होगा। राजा रानी की बात मान गया, फुल्लम रानी की। तो ज्यों ही उनको रिहा किया तो महेंद्र सिंह को और उसकी पत्नी को, लड़कियों को बुलाया, और फुल्लम ने कहा कि मैं आपकी 7वीं संतान हूँ, जो ये कहती थी कि सभी अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। तो देखिए, मैं आज भी मेरी किस्मत में रानी लिखा हुआ था, और मैं आपको इस बात की माफ़ी देती हूँ कि आप अपना राज्य संभाल लें। तो पिताजी, बात ये थी कि आप जब राजा थे तो आपकी किस्मत थी, और मेरे को आपने जंगल में छोड़ा कि जंगली जानवर खा जाएं, वो भी मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। अब मैं रानी हूँ और मैंने आपको यह क्षमा कर दिया, तो ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो इसलिए भाग्य जो होता है वो सभी का अपना अपना होता है। अब बहनें और माँ उस जो थी, उनका भी सिर नीचे था, और वो क्षमा याचना मन ही मन में सोच रही थी। और राजा का अपने क्रूर स्वभाव से उस लड़की के साथ जो अन्याय किया गया था, बुरा व्यवहार किया गया था, उसके लिए सिर जो है वो शर्मिंदगी से नीचा था। तो दोस्तों, बात यह है कि किस्मत जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। भगवान ने सबके भाग्य में उसके अलग अलग लेख लिखे होते हैं, उसी के अनुसार ही हमें दुख और सुख मिलते हैं। तो हमें कभी भी किसी की किस्मत पर इतना नहीं करना चाहिए कि सारे मेरे कारण ही या मेरी वजह से रोटी खाते हैं। तो रोटी अपने अपने भाग्य की होती हैं। तो कहानी आपको सुंदर लगी होगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।